हेलो एवरीवन, वेलकम टू एरा एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। आई एम योर एजुकेटर सुनीता। तो चलिए, हिस्ट्री की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। और हम जैसा कि अपनी हिस्ट्री में मेडिवल सीरीज़ कर रहे थे, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हुए हम आज करेंगे अपने नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत के नेक्स्ट रूलर के बारे में। और आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक का समय है 1325 से 1351 ईस्वी तक का। और यह अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद 1325 ईस्वी में सुल्तान बना। इसका वास्तविक नाम जौना खां था, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम, और बाद में ये क्या करता है, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है। यह फारसी, अरबी, नक्षत्र विद्या, दर्शन शास्त्र, गणित और चिकित्सा का विद्वान था। यह एक अच्छा कवि व संगीत प्रेमी भी था। और इसे इतिहास में पागल बादशाह, रक्त पिपासु, पढ़ा लिखा मूर्ख, स्वप्नशील कहकर भी याद किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके बारे में, और ये आपको याद रखने हैं। आगे अजमेर में मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह तथा बहराइच में सलार गाजी के मकबरे पर जाने वाला भी यह पहला सुल्तान था। इसके शासनकाल में जियाउद्दीन बर्नी व इब्ने बतूता इसके दरबार में आए थे। और इब्ने बतूता ने इसके ऊपर एक बुक लिखी थी, रहला। ये बुक का नाम आपको याद रखना है। मोहम्मद बिन तुगलक इब्ने बतूता को दिल्ली का काजी, और इसने इब्ने बतूता को अपने दरबार में काजी नियुक्त किया था। और इसने अपने शासनकाल में एक नया काम और किया था। इसने क्या किया था, कृषि का एक नया विभाग शुरू करवाया था, और उसका नाम था दीवाने कोही। और राजा मुंदरी, यह एक अभिलेख है, उसके अकॉर्डिंग मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान भी कहा गया है। तो स्टूडेंट्स, ये थी मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आगे चलिए कि इसको पागल बादशाह या मूर्ख बादशाह क्यों कहा जाता है, इसने ऐसा क्या काम किया था अपने शासनकाल में जिस कारण इसको ये उपाधियां दी गई या ये उपनाम दिए गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसकी कुछ नीतियों के बारे में पढ़ते हैं जो इसने अपने शासनकाल में लागू करवाई थी। लेकिन दुर्भाग्यवश इसकी सभी जो ये योजनाएं थी असफल रहती हैं, जिस कारण इसको इतिहास में मूर्ख बादशाह की उपाधि दी गई। तो चलिए, सुल्तान द्वारा किए गए इन प्रमुख कार्यों को डिटेल में पढ़ लिया जाए। तो पहला उसकी योजना थी दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि। और यह सुल्तान का प्रथम प्रशासनिक कदम था। सुल्तान ने दोआब क्षेत्र में कर को बढ़ा दिया था, और वह भी ऐसे समय में बढ़ाया था जब उस समय वह पूरा क्षेत्र सूखे की चपेट में था। सुल्तान ने वहां पर 5 से 10% तक कर बढ़ा दिया था। इससे क्या हुआ, जनता में सुल्तान के विरुद्ध असंतुष्टि की लहर दौड़ पड़ी थी। किसानों ने भी खेती बाड़ी छोड़कर सीमा मार्गों पर डकैती का काम करना शुरू कर दिया था। और कर को बड़ी ही कठोरता व दबाव से इकट्ठा किया गया। परिणाम यह हुआ कि लोगों ने कई क्षेत्रों में विद्रोह कर दिए, और सुल्तान ने इन विद्रोह को बड़ी निर्दयता से भी दबाया। दूसरा जो सुल्तान ने परिवर्तन किया था वह था राजधानी परिवर्तन, जो कि उसने 1326 से 1327 ईस्वी में किया। सुल्तान ने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी हस्तांतरित किया। उसने देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा और बड़ी जनसंख्या को वहां से हस्तांतरित कर दिया। सुल्तान चाहता था कि उसके साम्राज्य के बीचों बीच उसकी राजधानी होनी चाहिए, जिससे कि वह मंगोलों के आक्रमण से अपने साम्राज्य को सुरक्षित रख सके। और इसके लिए उसने लोगों की यात्रा आरामदायक हो, उसके लिए उसने हर संभव प्रयास भी किया था। रास्ते में सारी सुविधाएं जनता को प्रोवाइड भी करवाई थी, लेकिन तब भी कुछ लोगों ने इस हस्तांतरण का विरोध किया था। सुल्तान ने लोगों की कठिनाइयों पर ध्यान न देते हुए यह आदेश दिया कि जो भी स्थानांतरण के मार्ग में बाधा डालेगा उसे दंडित किया जाएगा। शीघ्र ही सुल्तान को नवीन राजधानी की असुविधाओं व दिक्कतों का पता चल गया। उसने एक बार फिर से लोगों को आदेश दिया कि वे पुनः दिल्ली वापस चलें। दौलताबाद को पुनः छोड़ देना और वहां से दिल्ली जाना लोगों को फिर हताश कर गया, क्योंकि सुल्तान को भी जल्दी समझ में आ गया था कि वह दौलताबाद से पूरे उत्तर भारत को नियंत्रण में नहीं रख सकता था। वापस दिल्ली जाना लोगों को फिर से अच्छा नहीं लगा और लोग बड़े हताश हुए। इस करके सुल्तान की यह दूसरी योजना भी असफल रही। सुल्तान का अगला नवीन प्रयोग था कांसे के सिक्कों
की टोकन मुद्रा को जारी करना, जो कि उसने 1329 से 1330 ईस्वी में की। वह सुल्तान ने यह जो व्यवस्था थी ईरान व चीन से प्रेरित होकर शुरू करवाई थी। सुल्तान ने इन सिक्कों को कानूनी रूप से लागू किया था तथा इनका मूल्य भी सोने व चांदी के सिक्कों के मूल्य के बराबर रख दिया। इससे क्या हुआ, शीघ्र ही लोगों ने बड़ी संख्या में कांसे के खोटे सिक्के बनाने शुरू कर दिए थे और अब हर घर में लोगों ने टकसाल खोल ली थी। परिणाम यह हुआ कि राजा का वास्तविक धन काले धन में परिवर्तित हो गया, उद्योग स्थिर हो गया था, व्यापार जबरदस्त रूप से प्रभावित हुआ और अंत में मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी टोकन मुद्रा को समाप्त करने का निर्णय लेना पड़ा। इससे क्या हुई, उसके राजकोष को बड़ी हानि हुई और जहां वह अपने खजाने को भरना चाहता था बल्कि उसका उल्टा हुआ और जो सुल्तान का राजकोष था वह उल्टा खाली हो गया था। नेक्स्ट जो असफल योजना है वह है कराची अभियान। इस अभियान के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजता है। उसकी पूरी सेना जंगली रास्तों में भटक जाती है और केवल 10 अधिकारी ही बचकर वापस लौटकर आते हैं। इस प्रकार मोहम्मद बिन तुगलक की यह योजना भी असफल रहती है। लास्ट थी उसकी खुरासान अभियान। खुरासान को जीतने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बड़ी संख्या में सैनिकों को विशाल सेना को 1 वर्ष का अग्रिम वेतन या पहले उनको एडवांस में वेतन दे देता है, परंतु राजनीतिक परिवर्तन के कारणों से दोनों देशों के मध्य में समझौता हो जाता है, जिससे क्या होता है सुल्तान की यह योजना भी असफल रहती है और उसे आर्थिक रूप से हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि वह एक बड़ी, जैसा कि मैंने बताया, बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को पहले से ही एडवांस में वेतन दे चुका होता है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स ये थी मोहम्मद बिन तुगलक की असफल नीतियाँ और इस कारण मोहम्मद बिन तुगलक को असफलताओं का बादशाह कहा जाता है। और इसी के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही संपूर्ण जो दक्षिण भारत है उसके जीवन काल में स्वतंत्र हो जाता है और इसी के जीवन काल में 2 मुख्य राज्यों का उदय भी होता है। पहला है विजयनगर राज्य और दूसरा है बहमनी। आपने इन दोनों राज्यों के नाम सुन भी रखे होंगे और पढ़े भी होंगे। तो इसी के शासनकाल के दौरान में विजयनगर और बहमनी राज्य की स्थापना होती है। विजयनगर राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का करते हैं और बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में अलाउद्दीन बहमन शाह द्वारा की जाती है। तो स्टूडेंट्स ये बहुत इम्पोर्टेंट मैंने आपको राज्य बताए हैं और ये मोहम्मद बिन तुगलक के काल की सारी बातें हैं, ये आपको याद रखनी है और इसमें ज़्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बनवाए गए कुछ मकबरों के बारे में मैं यहाँ आपको बता देती हूँ। इसने दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया, बदौन में मिरान मुल्हिम, मुल्तान में शेख रुकनुद्दीन और अजूधान में शेख अलाउद्दीन का मकबरा भी अपने समय में बनवाया था। मृत्यु। अपने समय के अंतिम प्रमुख विद्रोह का दमन करते हुए 1351 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके मरने पर इतिहासकार बदायूनी कहता है कि सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को अपने सुल्तान से मुक्ति मिल गई थी, क्योंकि ड्यूरिंग इसके रूलिंग पीरियड इसकी जनता भी इससे बहुत परेशान हो गई थी और यह भी अपनी नई नई योजना लागू करता और उनमें असफलताएं पाकर पागल सा हो गया था। तो इस पर हमारे बदायूनी जो हैं इतिहासकार इनके बारे में यह बात लिखते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग एंड यूज़फुल लगा हो। मैंने इससे मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स आपको बड़े क्लियरली बताए हैं और आपको भी शायद मोहम्मद बिन तुगलक से रिलेटेड सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। लेक्चर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रूलर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।